हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत अपना अध्याय समाजीकरण के बारे में जान रहे हैं। और समाजीकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में। हमने अपनी पिछली क्लास में अब तक चार्ल्स स्कूले और मीड के समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में जान चुके हैं। आज हम जान रहे हैं समाजीकरण का फ्रायड का सिद्धांत क्या है। सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर स्पष्ट किया है। मानसिक क्रियाओं के आधार पर फ्रायड ने मस्तिष्क को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। मानसिक क्रियाओं के आधार पर फ्रायड ने मस्तिष्क को 3 क्षेत्रों में बांटा है: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को। फ्रायड का कहना है कि मन का वह भाग जो पूर्णतः सचेत रहता है चेतन मन कहलाता है। इस क्षेत्र में मानसिक क्रियाएं सर्वाधिक तीव्र होती हैं, अर्थात चेतनावस्था में सभी बातें व्यक्ति को क्या होता है, याद रहती हैं। इसी प्रकार अर्धचेतन या अवचेतन मन जो होती है, मन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति तुरंत परिचित तो नहीं होता, लेकिन जब कुछ सोचता है, विचारता है तो उसे कुछ ही क्षणों में याद आ जाता है, तो उसे अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इसी प्रकार तीसरी अवस्था अचेतन मन की है। फ्रायड कहते हैं कि हमारे जो व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग होता है वो अचेतन में दबा हुआ रहता है। फ्रायड इसकी तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से करते हैं। मान लीजिए ये एक हिमखंड है और ये समुद्र में तैर रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार हम देखेंगे इसका एक बड़ा भाग जो है पानी के अंदर है तथा कुछ ही भाग जो होता है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि मानव व्यवहार का अध्ययन जो होता है बाह्य व्यवहार के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव व्यवहार का अधिकांश भाग इस हिमखंड की तरह ही अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। उनके दमित इच्छाएं, भावनाएं का दबाव जो है मनुष्य के उस व्यवहार पर पड़ता है जिसे हम देखते हैं। जैसे हम जिसे कहते हैं अनायक मुख से असंगत बात निकल जाना, स्लिप ऑफ टंग, यानी कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं, भावनाएं दबी होती हैं जो अचानक से प्रकट होती हैं, जो हमारे चेतन मन को जो है प्रभावित करती हैं। फ्रायड के अनुसार समस्त मानसिक और शारीरिक व्यवहार के पीछे जो होता है काम प्रवृत्ति काम करती है, जिसको उन्होंने लिबिडो नाम दिया है। फ्रायड जो है अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई जो अवधारणा है, जैसे मीड ने और कूले ने समाजीकृत स्वयं बताया है, उसको फ्रायड ने नकारा और कहा कि समाज और स्वयं में कोई तालमेल नहीं होता। जैसा कि हमने पढ़ा था, मीड और चार्ल्स कूले ने कहा था कि समाज जो है स्वयं का निर्माता है, यानी कि समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से स्वयं का निर्माण होता है, जबकि फ्रायड ने इसको नहीं माना। आपने समाजीकरण के सिद्धांत को 3 अवधारणाओं पर आधारित माना है, यानी कि इन्होंने अपने समाजीकरण की सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं इन 3 अवधारणाओं के आधार पर आधारित बताई हैं। इन्होंने बताया है कि इन्हीं के माध्यम से जो है समाजीकरण होता है, व्यक्ति के स्वयं का विकास होता है। ईड, अहम और परा अहम, ईड, ईगो और सुपर ईगो, यानी कि ये 3 अवधारणाएं हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिसके अंतर्गत फ्रायड बताते हैं ईड जो होता है इसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो अचेतन मन होता है। यह व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का आधार है। इसका संबंध जो होता है मूल प्रवृत्तियों और जन्मजात प्रवृत्तियों से है। ईड को काम प्रवृत्तियों का भंडार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारी दमित इच्छाएं, विचार, अनुभूतियां जो है आदि रहती हैं, ठीक है। इसका जो सामाजिक और नैतिक मूल्य इसमें नहीं होता है, यह तर्कहीन होता है ईड, अर्थात हर स्थिति में जो होता है संतुष्टि चाहता है।
दूसरा है अहम, यह सामान्य विवेक है। इसका बहुत बड़ा भाग जो होता है चेतन और तार्किक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, ये इससे संबंधित होता है। इस प्रकार अहम जो होता है मन का शासक होता है, तर्क वितर्क से इसका संबंध होता है। यह व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश देता है, यानी कि समाज सम्मत व्यवहार करने का जो निर्देश है वो अहम देता है। इसी प्रकार तीसरा है परा अहम, यानी कि सुपर ईगो। फ्रायड के अनुसार परा अहम का संबंध नैतिक आदर्शों और मान्यताओं से है। बाह्य वातावरण, व्यक्ति, समाज, परिवार आदि के भाव इसके द्वारा प्रकट होते हैं। परा अहम का कार्य अहम पर नियंत्रण रखना होता है, इस पर नियंत्रण रखना होता है। समाज विरोधी कार्यों पर नैतिक बंधन लगाना, नैतिक मन और धारणा का विकास करना इसी का कार्य है। व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया में पराअहम जो है सबसे सहायक, सबसे महत्वपूर्ण है। और इन तीनों के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। वो किस प्रकार से होती है? जैसे हम माने कि यदि अहम ईड को अपने वश में कर लेता है और परा अहम से शासित होकर कार्य करता है तो व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करेगा और व्यक्ति का समाजीकरण जो है सही दिशा में होगा, ठीक है। और यदि ईड जो है अहम पर प्रभावी हो जाए और परा अहम की बात नहीं माने तो व्यक्ति जो है ईड के अनुसार आचरण करेगा, ठीक है। तो व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने लगेगा और उसका सामाजिकरण जो है गलत दिशा में हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम ये कहें, यदि ईड, ईगो और सुपर ईगो तीनों में यदि संघर्ष होता है, कोई एक निर्णय नहीं हो पाता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है विकृत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार उसका समाजीकरण जो है सही ढंग से नहीं हो पाएगा, उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाएगा। इस चीज को अब हम एक उदाहरण के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को रास्ते पर एक पर्स पड़ा मिलता है, ठीक है। अब अहम कहता है यह पर्स अपना नहीं है, यह पर्स मुझे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ईड क्या कहता है? इसमें रुपए होंगे और मुझे रुपए की जरूरत भी है तो यह पर्स मुझे उठा लेना चाहिए। लेकिन परा अहम कहेगा इस पर्स को हमें पुलिस या फिर ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जो इसे सही व्यक्ति के पास पहुंचा सके। अहम विश्लेषण करके यह निर्णय लेता है कि पर्स संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा देना चाहिए। यह निर्णय समाज सम्मत है, किंतु कभी कभी क्या होता है, ईड के प्रभावी होने पर पर्स को चुपचाप उठाने का कार्य कर लेता है। यानी कि अगर अहम जो है ईड पर नियंत्रण रख लेगा, ईड को अपने वश में रख लेगा और परा अहम की बात मानकर काम करेगा तो व्यक्तित्व तो उसका सही विकास होगा। लेकिन वहीं अगर ईड के प्रभाव से पर्स चुपचाप उठा लेगा, यानी कि ईड कहेगा मुझे इसकी जरूरत है, छोड़ो कौन देख रहा है, अपने को किसी ने देखा भी नहीं है, और हम ईड से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं, अहम की बात नहीं मानी और परा अहम की बात नहीं मानी, तो फिर हमारा जो समाजीकरण गलत दिशा में होगा क्योंकि हमने चोरी की या गलत कार्य किया है। इसी प्रकार यदि इन तीनों में तालमेल नहीं बैठा, कोई निर्णय तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाया कि उसे सही क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, वो निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है, विचलित रहता है, तो इसका मतलब उसका व्यक्तित्व जो है वो विकृत प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो इस प्रकार ईड, ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी प्रकार अगर हम इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ईड और अहम की जो तुलना है मान लीजिए घोड़े और सवार के रूप में की जा सकती है। ईड एक प्रकार से घोड़ा है जो किसी दिशा में भी भागना चाह रहा है, और अहम क्या होता है, उस पर सवार एक व्यक्ति है। यह अहम रूपी सवार जो होता है ईड रूपी घोड़े को सही मंजिल तक ले जाएगा, सही दिशा दिखाएगा। और परा अहम क्या होगा, सड़क पर स्थित ट्रैफिक इंस्पेक्टर के समान काम करेगा, जो गलती होने पर सही दिशा दिखाएगा। यानी कि अगर अहम भी कहीं गलती कर रहा है तो
परा अहम उसको सही डायरेक्शन दिखाएगा कि नहीं, तुम यहां गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। तो परा अहम जो होता है मूल्य, रीति रिवाज और नैतिक आदर्श है, और इसका विकास कहाँ होता है? प्रारंभ से ही माता पिता द्वारा व्यक्ति में किया जाने लगता है। समाज के व्यवहार और मानदंड व्यक्ति में निश्चिंत बचपन से ही किए जाने लगते हैं। तो इस प्रकार ईड, अहम और सुपर ईगो, परा अहम के माध्यम से जो है इन अवधारणाओं के आधार पर व्यक्ति का समाजीकरण का विकास होता है। तो इस प्रकार फ्रायड ने समाजीकरण के सिद्धांत जो है मानसिक क्रियाओं के आधार पर बताया, और बताया कि व्यक्ति का मन चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के आधार पर ईड, ईगो और सुपर ईगो के मध्य जो परस्पर क्रिया, अंतिक्रिया होती रहती है, उसके माध्यम से जो है उसका विकास होता है, समाजीकरण होता है। तो ये था फ्रायड का सिद्धांत। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम यहीं तक पढ़ेंगे।